है ना, एक गड्ढा खोदा हुआ है। और इस बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए हमें एक कंक्रीट का टैंक बनाना पड़ता है विच इज अराउंड 10 to 15 फीट। ये जो गड्ढा है ये कितना रहा होगा, 10 to 15 फीट डीप। ठीक है, ये याद रखना है कि फैक्चुअल बात है। 10 से 15 फीट गहराई रहेगी इसकी। ठीक है, 10 से 15 फीट गहराई रहेगी। एंड इसमें हम डालेंगे क्या, कॉमन सी बात है, बताओ क्या क्या चीज़ें, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करोगे, क्या क्या डाला जाए स्लज वाले एरिया में, इस डंग, ठीक है, क्या डाला जाए इसमें। तो इसमें आप डालोगे ऑर्गेनिक मैन्योर, इसमें आप डालोगे काव डंग, है ना। क्या डाला जाएगा इसमें, काव डंग डाला जाएगा। और अंदर डाइजेस्टर है और इसके ऊपर आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है, एक फ्लोटिंग कवर लगा हुआ है। यानी कि जैसे 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 यहाँ पर ये आप ये डालते रहोगे, ये फिल होता रहेगा। जैसे जैसे ये फिल होता रहेगा, ये फिल होता रहेगा और ये फ्लोटिंग कवर ऊपर आता रहेगा। ठीक है, देन ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर कुछ गैसेस का प्रोडक्शन होगा। और वही गैसेस आप देख रहे हो, वही गैसेस कहाँ जाएंगी, यहाँ से जो आउटलेट निकल रहा है, यहाँ से जो आउटलेट निकल रहा है, यहाँ से अलग अलग घरों में जाएंगी। ठीक है, और वहां पर इसका वो यूज कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, वहां से इन घरों पे जा रहा, वहां से ही यूज कर सकते हैं फर्दर, किसमें, खाना बनाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। ये बात समझ आई आपको। ठीक है, दिस इज इट, यही है इस टॉपिक पे। बायोगैस प्लांट समझ आया, एक बार यस नो कुछ बोल दो भाई, समझ आ जाए मुझे कि आ रहा है आप लोगों को। यस सर, ओके ओके, बस एक दो बच्चे ही हैं तो समझ रहे हैं, बाकी सब सर। स्टार्टिंग में मैंने क्लास की शुरुआत ही ये यहाँ से की है कि बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इसमें प्रोमिनेंटली क्या होता है, मीथेन ज़्यादा मिलता है। और ये मीथेन प्रोड्यूस कौन करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है मिथेनोजन। वैसे और मिथेनोजन प्रोड्यूस करता है, और ऐसे बैक्टीरिया मिथेनोजन की कैटेगरी में कौन सा बैक्टीरिया कंसीडर करते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम पाया कहाँ जाता है, जनरली काउ डंग में मिलता है। तो अब हमें गोबर से जो प्रोड्यूस होने वाली मीथेन है उससे हमें जो है एनर्जी बनानी है, तो वी यूज़ द बायोगैस प्लांट। उसके लिए हमने एक बायोगैस प्लांट बनाया है जो 10 से 15 फीट डीप है। ठीक है, जिसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया, और हम इसमें क्या करते हैं, 2-3 महीने जो भी है वो कावडंग डालते रह रहे डालते रह रहे। इवेंचुअली यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, गैसेस निकलेंगे। ठीक है, और गैसेस निकलने के बाद क्या होगा, ये अलग अलग आउटलेट्स में जाएंगे जहाँ पर इसका फर्दर यूज होगा। यही है, समझ आया। द ब्रिज, द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज, उसको यूज कर सकते हो आप फॉर कुकिंग, एंड इस गैसेस का यूज कर सकते हो आप किसमें, दो पर्पसेस के लिए। ठीक है, जनरली दो पर्पसेस के लिए यूज होता है इस बायोगैस का, वन फॉर कुकिंग, ठीक है, एंड अनदर वन फॉर लाइटिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि भाई इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में यही बोलोगे आप, थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ये जो पूरा प्लांट है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, डिसएडवांटेज को आप डिवाइड करोगे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इसके, सुनो। बायोगैस प्लांट बायोगैस प्लांट के डिसएडवांटेजेस में क्या लिखोगे आप, तो डिसएडवांटेजेस में दो तरह के डिसएडवांटेजेस लिखोगे। एक तो रूरल एरियाज, ठीक है, एक तो रूरल एरियाज और दूसरा अर्बन एरियाज। दो पॉइंट्स में इस बात को सम अप करोगे। रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में क्या लिखोगे आप कि भाई इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नहीं बन रही है, ठीक है, जितना आप यहाँ पर मैन्योर लगा दे रहे हो, ठीक है, उतनी एनर्जी तो नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि जब आप देखो कि एनर्जी उतनी नहीं मिल रही है और जगह भी ज़्यादा घेर रहा है, कॉस्टली भी बहुत है। अब कॉस्टली बहुत ज़्यादा है
ठीक है, जगह आपको कवर करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा और उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो कॉस्ट इफेक्टिव बात है नहीं। ठीक है, तो रूरल एरियाज में वैसे ही लोगों के पास इनकम के सोर्सेज कम है, तो और खर्चा ज़्यादा लगेगा, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी बात, अर्बन एरियाज में जब हम सोचते हैं, दिल्ली जैसे सिटीज़ की बात करते हैं, तो दिल्ली जैसे सिटी में आप कहाँ ही बायोगैस प्लांट लगाओगे। ठीक है, पार्क में लगा दें क्या? बताओ, पॉसिबल है कि बायोगैस प्लांट लगा दें? और बायोगैस प्लांट लगाने के बाद भी क्या आपको लगता है, आपने जैसे आसपास चलो लगा दिया बायोगैस प्लांट, आप वो काउ डंग कहाँ से लाओगे? पॉसिबल है दिल्ली में? नहीं है पॉसिबल। ऐसे मेगा सिटीज में, मेट्रो सिटीज में नहीं है पॉसिबल। यस और नो? हेलो। ठीक है, तो दिल्ली में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अर्बन एरियाज में अपने चैलेंजेस है, रूरल एरियाज में अपने चैलेंजेस है। दिस इज व्हाई बायोगैस प्लांट वाज अ फेलियर। बट इन स्पाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस, बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया था इंडिया में? दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन दैट यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो कहा है कि बायोगैस प्रोडक्शन किसने डेवलप किया है? तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं, KVIC और ARIARI। ठीक है, तो KVIC की फुल फॉर्म याद रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, और आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड एंड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दो ये दो संस्थाएं हैं। ठीक है, ये दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती है, जो आपका जिन्होंने डेवलप किया है बायोगैस प्लांट को। ठीक है, सक्सेसफुल रहा नहीं रहा वो अलग कहानी है, बस डेवलप किसने किया था ये याद रखना। ठीक है, KVIC और IARI। ठीक है, ये है डेवलप्ड बाय, बस इससे ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है बायोगैस प्लांट। ठीक है, जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यहां से आपका माइक्रोब्स। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। देखो भाई, सीधी सी बात है, डिसएडवांटेजेस में बता। देखो, रूरल एरियाज के डिसएडवांटेजेस में क्या लिखोगे? रूरल एरियाज में बोलोगे कि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पैसा बहुत लग रहा है लगाने के लिए। ठीक है, और जिस हिसाब का पैसा लग रहा है रूरल एरियाज में उस हिसाब की एनर्जी मिल रही है क्या? बताओ आप। और अर्बन एरियाज में क्या आप बायोगैस से AC चला दोगे? बताओ, पंखा भी नहीं चलेगा, उससे बस लाइट जलेगी। गैस जो मिलेगी यार, बायोगैस से क्यों गैस जलाएंगे? इवन गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना गांव गांव में चल रही है। ठीक है, तो उससे लोगों को, कई जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनको गैस सिलेंडर वगैरह मिले हुए हैं। अब गैस सिलेंडर छोड़ के, LPG सिलेंडर छोड़ के लोग बायोगैस यूज करना शुरू कर दे। हालांकि इसके एडवांटेजेस भी हैं, बट इतना कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं यार ये। ठीक है, जिस हिसाब का हम यहाँ पर तामझाम कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप ऑर्गेनिक मेन्योर लाओगे इसके लिए, वो अर्बन एरियाज में पॉसिबल है? बताओ, गोबर कहाँ से लाएं आप? क्या बोलते हैं, अर्बन एरियाज में
ला सकते हैं। ये 10-15 फीट डीप आप भरोगे कैसे? नहीं भर पाएंगे ना। समझ आया? दीज आर द चैलेंजेस। आया समझ? क्या क्या नाम, स्वेच्छा। इज इट क्लियर? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। पहले तो एक शॉर्ट स्टोरी सुनो। कहानी क्या है कि अ, कहानी ये है कि हम लोगों ने हम लोगों ने जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स को उगाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, जो भी मेजर जो क्रॉप इंडिया में होते हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए हमने क्या किया, हमने कई सारे, हम लोग आज भी यूज़ करते हैं, एज वी नो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एज वी नो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कई सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, कई कई सारे इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, राइट? ये सब यूज़ करते हैं। तो इससे, चलो इससे होता क्या है, बेनिफिट्स एंड लॉस। व्हेन वी यूज व्हेन वी यूज केमिकल्स व्हेन वी यूज केमिकल्स chemicals in agriculture chemicals in agriculture, this causes various problems. ठीक है, when we use chemicals in agriculture, this causes various problems. अब आप मुझे एक दो प्रॉब्लम्स बताओ, मैं बाकी बताता हूँ। गेस करके बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते होंगे जब हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में केमिकल्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते होंगे, गेस करो। एक भी नहीं बता रहे हैं। हाँ भाई, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, राइट। और सॉइल पोल्यूशन, राइट। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन, वाटर, जिस सॉइल में आप ये उगा रहे हो वो सॉइल उन केमिकल की वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है। वाटर इज इवन गेटिंग पॉल्यूटेड। ठीक है, वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड। एयर में आप छिड़काव कर रहे हो, एयर भी पॉल्यूटेड होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सब इम्पैक्ट है। अब इवेंचुअली क्या करने जा रहे हो आप, इनको खाने भी तो वाले हो, जो भी वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल उगा रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, उगा रहे हो आप, तो दीज केमिकल्स आर हार्मफुल। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल। हार्मफुल फॉर व्हाट? हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, दिस इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स। ठीक है, दिस इज हार्मफुल फॉर इवन इन्वायरमेंट। ठीक है, और ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के लिए भी क्या है, ये हार्मफुल है। वेट 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 वेट, ग्राउंड वाटर के लिए भी क्या है, हार्मफुल है। तो ये सब मेजर इश्यूज जो है हम देखते हैं, किसके साथ में है? ये सब मेजर इश्यूज है व्हेन वी यूज पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होता है। तो इस उपाय क्या है? व्हाट इज वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड मतलब, वे फॉरवर्ड मतलब उपाय। ठीक है, उपाय क्या है, क्या किया जा सकता है? ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या किया जा सकता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सिर्फ यही नहीं है, और भी मैं रीजंस बताता हूँ तुमको कि क्या क्या, जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं तो इससे क्या क्या हमें नुकसान पहुंचते हैं। ठीक है, और भी रीजंस हैं। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी किसी पेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, या किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, इससे होता क्या है, उसको हम एयर में छिड़काव करेंगे, वाटर में, सॉइल में करेंगे, छिड़काव करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हम सोचते हैं कि एक स्पीशीज जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाली थी वो डाई कर जाएगी, है ना।
पेस्टिसाइड और यूज करते किस लिए हम, तो वो डाई कर जाएगी। लेकिन जरा सा ये सोचो कि एनवायरनमेंट में एक फूड चेन एग्जिस्ट करती है, जैसा मैंने वो सीवेज ट्रीटमेंट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट में एक एक फूड चेन एग्जिस्ट करता है। अगर एक स्पीशीज गायब होगा तो दूसरी स्पीशीज साथ में इवेंचुअली गायब होगी कि नहीं होगी, बताओ? होगी, होगी। तो इट इम्पैक्ट्स, एडवर्सली इम्पैक्ट्स, ठीक है? ये पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप आंसर बेटर लिख पाओ। तो एडवर्सली अफेक्ट्स फूड चेन, एडवर्सली अफेक्ट्स फूड चेन। आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू यू, इज इट? ओके, फाइन, फाइन देन। तो ये हमें समझना क्या पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन है, ठीक है? और उसको समझ के हमें क्या करना पड़ेगा, द वे फॉरवर्ड इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसका मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग वो भी बताऊंगा आपको, केस स्टडी भी है। रमेश चंद्र डागर, रमेश चंद्र डागर हरियाणा के वो हैं, ठीक है? ये आपके लास्ट चैप्टर में आता है, तो हम पढ़ेंगे तब। ऑर्गेनिक फार्मिंग हरियाणा के वो किसान है, उन्होंने ये शुरू किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको किल नहीं करें तो फिर अब देखो, हम कोई भी किसान बहुत ज़्यादा उत्सुक क्यों होता है कि हम क्यों यूज़ करें इन पेस्टिसाइड्स को और इंसेक्टिसाइड को, कि भाई जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, वो क्रॉप को ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं, है ना? तो कोई इसका अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है, आप मत ये नहीं बोल रहे कि चलो केमिकल मत यूज़ करो, ठीक है? केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, इससे हमारी फसल भी तो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी पेस्ट और इंसेक्ट्स है वो तो हमारी फसल खा जाएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड इज, हमें ये समझना पड़ेगा कि फूड चेन एग्जिस्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं आंसर जो है वो इसी फूड चेन में लाई करता है। कि भाई एक बात बताओ, अगर कोई ऐसी स्पीशीज है, जैसे कि अब ये एग्जाम्पल जितने मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। जैसे कि हम क्या यूज कर सकते हैं, क्यों ना हम प्रीडेटर्स का यूज करें? क्या प्रीडेटर्स का यूज नहीं कर सकते, बताओ हम? भाई हमें पता है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खाता है, ठीक है? एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खाता है फॉर इट्स सर्वाइवल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस प्रीडेटर का यूज कर सकते हैं उसको किल करने के लिए, जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से, फिर बाकी आगे सब आसान है। ये बात समझ आई? हाँ जी, बताओ। हम उस प्रीडेटर, वे फॉरवर्ड क्या है, सीधी सी बात है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, उन प्रीडेटर का यूज कर सकते हैं, उन प्रीडेटर का यूज कर सकते हैं जो क्या करेंगे, उन पेस्ट को और इंसेक्ट को किल कर देंगे जो हमारी फसल को खराब कर रहे थे। सही उपाय है ये। इससे ना तो हमने कोई केमिकल यूज किया, और ना ही हमने क्या किया, ना ही हमने कोई केमिकल यूज किया, ना ही पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ नहीं। क्या इससे किसी भी तरह का फूड चेन खराब होगा? नहीं। फूड चेन खराब होगा, बताओ? फूड चेन पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई सॉइल पॉल्यूशन होगा, कोई वाटर पॉल्यूशन होगा, कोई एयर पॉल्यूशन होगा, हार्मफुल इम्पैक्ट्स? और ये ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं रहे। हम कर रहे हैं, ये आपने सुना भी होगा। ग्रोफर्स नाम सुना है आपने? बिग बास्केट नाम सुना है आपने? बस। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो अपने लोकल मार्केट्स में, अगर आप जाते हो, इफ यू एवर विजिटेड देयर, ठीक है, तो आप देखो, तो वहां पर अगर फॉर एग्जांपल जो भी रेट्स चल रहे हैं, जैसे मान लो कि जैसे गोभी, फूल गोभी क्या चल रहा है, 30 रुपए किलो, ठीक है? फूल गोभी क्या चल रहा है, 30 रुपए किलो चल रहा है। द सेम फूल गोभी, बट उसमें एक टैग लगा हुआ होगा, ऑर्गेनिक। कॉलीफ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या लगा होगा, टैग लगा होगा। आप किसी बिग बास्केट या ग्रोफर वगैरह से खरीदते हो तो उसमें एक टैग लगा होगा, किस चीज़ का, ऑर्गेनिक है वो, ठीक है? मतलब किसी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं किया। तो सेम एक जो आपको 1 किलो 30 रुपए में मिलता था, अब वो कितने में मिलेगा आपको, 100 रुपए में। ये डिफरेंस है, समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? तो इस तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, बट वैल्यू इज वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन इस लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से उनकी फसल खराब हुई है। तो ये वे फॉरवर्ड ये है कि हम क्या यूज करें, प्रीडेटर्स का यूज करें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जितने भी मैं बताता जा रहा हूँ लिखते जाओ। पहला एग्जांपल, हम क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, लेडी बर्ड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, कौन सा प्रीडेटर यूज कर सकते हैं, लेडी बर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या यूज कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज का यूज कर सकते हैं। लेडी बर्ड पता होगा यार आप लोगों को, पास फेल किया है आप लोगों ने, बचपन में करते हैं। एक एक बग होता है, ठीक है, लेडी बग होता है वो। क्या होता है, एक मैं दिखा देता हूँ आपको। वो उड़ बोलते हैं ना, ऐसा उड़ गया, स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, राइट, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। अगर वो उड़ गया तो ऐसा बोलते हैं ना, अगर वो लेडी बर्ड, रुको दिखाते हैं, ये क्या है, लेडी बर्ड, हाँ ये, ठीक है। तो अगर रुक गया तो फेल, उड़ गया तो पास। लेडी बर्ड ही होता है बेटा, ठीक है, और बर्ड ही लिखना आप। बग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बट आप लेडी बर्ड ही लिखना, ठीक है। आई नो बग भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बर्ड ही लिखना आप, लेडी बर्ड लिखना। अच्छा एक और होता है वो हेलीकॉप्टर, पता है तुमको, हेलीकॉप्टर, बस वही हेलीकॉप्टर भी आप यूज कर सकते हो। क्या भगाने के लिए यूज करें, जैसे अगर हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप में क्या आ गए, मॉस्किटो वगैरह आ गए, तो आप प्रीडेटर्स का यूज कर सकते हो, मैंने बोला ना। तो दीज आर प्रीडेटर्स, ठीक है, जिनको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। और ये इधर जो मैं लिख रहा हूं, वो उनको जिसको भगाने के लिए यूज करते हैं वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एफिड्स को भगाने के लिए और मॉस्किटोज को भगाने के लिए। तो मॉस्किटोज को भगाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज, एफिड्स को भगाने के लिए लेडी बर्ड। सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल, एफिड्स भी मॉस्किटो ही होते हैं, देख लो। इंसेक्ट जैसे ही, ये देखो, ये, ठीक है, ये भी फसल को खराब करते हैं, ठीक है। बड़े आगे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नॉट जस्ट फॉर दिस चैप्टर बट ऑल्सो फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल बहुत काम आएगा आपके, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता ही है, ठीक है। हर साल क्वेश्चन आता है बैसिलस थुरिंजियंसिस पर, ठीक है। एग्जामिनर्स को ध्यान रखना इस एग्जाम्पल से कुछ खास लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे तुमसे। ये स्पीशीज का हम यूज करते हैं, ठीक है, ब्लू से मार्क कर दे रहा हूँ, ये प्रीडेटर, ठीक है, ठीक है, ये यूज करते हैं हम किसको भगाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ व्हाट, टू गेट रिड ऑफ कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स, किसके कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई। अब देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनके ना इनको हम बनाते हैं बैसिलस थुरिंजियंसिस, जो कि बैक्टीरिया है एक तरह का, ये बैक्टीरिया है एक तरह का, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बनाते हैं, एक ड्राई स्पोर्स शैशे बनाते हैं, ठीक है, एक पैकेट बनाते हैं, पैकेट में मिलते हैं ये, ठीक है, समझ गए। जैसे वो होता है यार, शैम्पू का पैकेट ऐसा, ठीक है, कोई भी पैकेट में मिलता है ड्राई स्पोर्स की फॉर्म में, उसको पानी में घोल के एक पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन को स्प्रे में डाल के स्प्रे कर दिया जाता है जितने भी वल्नरेबल प्लांट्स होते हैं हमारे। अब प्लांट में तुम्हारा पूरा बैसिलस थुरिंजियंसिस जा चुका है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या होगा, कैटरपिलर क्या आएगा, खाने के लिए आएगा उस प्लांट को।
कैटरपिलर जैसे ही खाने के लिए आएगा उस प्लांट को, उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा? बैसिलस thuringiensis, राइट? उसकी बॉडी में क्या चला जाएगा? बैसिलस thuringiensis चला जाएगा, एंड द कैटरपिलर विल ऑब्वियसली डाई, और आपका प्लांट बच जाएगा। ठीक है, कैटरपिलर विल डाई। ठीक है, और फिर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोई दूसरे स्पीशीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे हम यहाँ बोल रहे थे ना केमिकल्स, तो केमिकल्स तो हार्मफुल है ह्यूमन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, वाटर के लिए, सबके लिए। लेकिन ये बैसिलस thuringiensis के खास बात क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ किसको मारेगा? स्पीशीज स्पेसिफिक है ये सिर्फ और सिर्फ किसको किल करने के काबिल है? सिर्फ किसको किल कर सकता है ये जल्दी बताओ? कैटरपिलर प्लस को, और किसी को किल नहीं करता है ये। तो ये खास बात है। ठीक है, तो दैट इज वाई बीटी। और बीटी एग्जाम्पल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम उन माइक्रोब्स की बात करेंगे ना। हाँ चलो ठीक है, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई पढ़ लिया। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या है? माइक्रोब्स। कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं हम? फॉर बायो कंट्रोल एजेंट। टॉपिक का नाम है ना बायो कंट्रोल एजेंट। आगे सुनो, थर्ड एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक तरह का फंजाई है। ठीक है, अगेन माइक्रोब है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। तो इसको क्या करते हैं हम? दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। तो इसको हम, जो रूट्स में पैथोजन लग जाते हैं, कोई भी पैथोजन जो प्लांट के रूट्स में लग जाते हैं, उनको किल करने के लिए आप यूज करते हो। बहुत सारे प्लांट में यूज करते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस एक कैटेगरी है। ठीक है, बैक्यूलो वायरस एक कैटेगरी है वायरस की, जिसका एक पर्टिकुलर जीनस हम उठाते हैं। ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर जीनस हम उठाते हैं, विच इज यूज्ड। ठीक है, विच इज यूज्ड न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। नाम बड़ा है तो मैं इसको क्या करता हूँ? स्प्लिट करके याद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या है? न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। तो अगर ऐसे स्प्लिट करके देखो तो बहुत आसान नाम है, न्यूक्लियो पॉली हेड्रो वायरस। याद हुआ? बोलो जल्दी, हुआ याद? हाँ भाई, सभी को समझ में आ रहा है? हेड्रो वायरस, और वो किस कैटेगरी में आ रहा है? बैक्यूलो वायरस की कैटेगरी में आ रहा है। समझ आया? और इसको मैं बहुत जगह यूज करता हूँ इस। ठीक है, बहुत जगह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड, याद रखना, यूज्ड एज बायो कंट्रोल। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है जिसको। ठीक है, बहुत जगह यूज करते हैं। और खास बात क्या है? खास बात क्या है? इट इज यूज्ड, इसकी खास बात क्या है? एक बहुत, इट इज यूज्ड फॉर, याद रखना ये वर्ड आएगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इस पर ध्यान नहीं देता है कोई। एनसीईआरटी ने खास मेंशन किया है इस वर्ड को, तो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट होता ही इस वर्ड की वजह से है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, कुछ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहां पर आप चाह के भी केमिकल पेस्टिसाइड, चलो फार्मिंग एरियाज की बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि एग्रीकल्चरल क्रॉप में तो आज भी इवन क्या यूज होता है? केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो दिक्कत है। कि भैया ये बताओ, अगर पेस्टिसाइड के इतने नुकसान हैं,
पेस्टिसाइड के, इन केमिकल्स के, पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड के इतने नुकसान है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है, सॉइल भी खराब हो रही है। ठीक है, तो फार्मर्स इतना ज़्यादा वार्स वास्ट वे में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? अभी तक गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? कोई कोई आइडिया क्यों अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं फार्मर्स? क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा। रीज़न इज ऑब्वियसली पॉपुलेशन, और दूसरा दूसरा इसका थोड़ा सा रीज़न हिस्ट्री से भी जाता है, बिकॉज वी वी इनिशिएटेड द प्रोग्राम ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट ने ही खुद सब्सिडी में, सब्सिडी समझते हो, सब्सिडी में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड देना शुरू किया था। ठीक है, तो अभी तक भी यूज हो रहा है, बट कुछ ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज होते हैं कुछ, जहां पर जैसे मान लो जहां पर कुछ ऐसे रेयर स्पीशीज पाए जाते हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। क्या वहां पर आप केमिकल्स का यूज कर सकते हो? क्या वहां पर आप पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हो? नहीं, वो तो स्पीशीज खराब हो जाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा फ्लावर है विच इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है, वो बहुत रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन एरियाज में तो आप नहीं यूज करोगे ना केमिकल्स। ठीक है, इवन क्या रीजन है आप इसको बहुत ज्यादा वास्ट वे में यूज करते हो, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके वेरियस रीजन है। ठीक है, रीजन है, तो रीजन लिख लो। रीजन क्या रीजन है? पहला रीजन कि जीनस जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। मतलब जिस स्पीशीज को मारने के लिए जिस स्पीशीज को मारने के लिए आपने इसका यूज किया था, उसी को मारेगा और किसी को नहीं। इसका मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम है स्पीशीज को मारने का, ठीक है, किल करने का, वो बहुत नैरो है। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज, बहुत नैरो है, बाकी अदर स्पीशीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि जब हम केमिकल्स का यूज करते हैं तो बाकी स्पीशीज को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तीसरी बात कि दे डोंट हैव एनी नेगेटिव एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑन प्लांट। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। किस पर? प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ठीक है, बर्ड्स पर, फिशेस पर, और इवन नॉन टारगेटेड स्पीशीज को भी कुछ नहीं करता है ये। नॉन टारगेटेड स्पीशीज और इवन नॉन टारगेटेड स्पीशीज, ठीक है, उनको कोई इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिस इज द दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बेनिफिट है किसका? ये जीनस न्यूक्लियो पॉली हाइड्रोवायरस का। ओके, तो लेडी बर्ड, तो ये सारे एग्जाम्पल लिख लिए आप लोगों ने। लेडी बर्ड, एफिड्स को भगाने के लिए, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को भगाने के लिए, बैसिलस thuringiensis टू गेट रिड ऑफ कैटरपिलर्स, ट्राइकोडर्मा सम पैथोजेंस इन द रूट इकोसिस्टम, बैक्यूलोवायरस कौन सा जीनस यूज करते हैं? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस यूज करते हैं, यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी बता दिया आपको। क्या इतना क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी से। अगर इतना क्लियर है तो लास्ट टॉपिक बढ़ जाता है इस चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, ये माइक्रोब्स का क्यों यूज कर रहे थे बताओ? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, है ना? क्या यूज कर रहे थे? बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह। अब बायो कंट्रोल एजेंट मतलब किससे बचा रहे थे हम क्रॉप्स को?
अपनी क्रॉप को किससे बचा रहे थे? हाँ, इंसेक्ट से बचा रहे थे हम लोग, है ना। हम हम लोग क्या कर रहे थे, इंसेक्ट से, इंसेक्ट हो गया या कोई पेस्ट हो गया, कीट, ठीक है। तो और दूसरी बात हम ये भी कर रहे थे कि भाई कोई केमिकल यूज ना करें, माइक्रोब के यूज करें, ये एक इनिशिएटिव था। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोब का यूज करके, क्योंकि चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमने कई सारे माइक्रोब्स पढ़ लिए। यहाँ पर देखो, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलो वायरस। अच्छा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एग्जाम्पल याद करवाया भाई आप लोगों को, जल्दी बताओ क्या है। क्या कुछ तो बनाते होंगे ना इससे। साइक्लोस्पोरिन ए, नहीं स्टेटिन नहीं, स्टेटिन वो था वो, एमपी स्टेट, याद करो। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं माइक्रोब्स, कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो वही सेम कहानी है कि अगर हम लोग किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, इससे क्या नुकसान होगा, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ बैकग्राउंड समझ लो कि जब हम किसी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन, ओके। तो अगेन, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या बोलोगे, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड मतलब समझे, वे फॉरवर्ड बताओ भाई क्या होता है। अरे वे फॉरवर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, उपाय, ठीक है, उपाय। तो उपाय एक ही है, अभी अभी बताया था, ऑर्गेनिक, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये हो गया बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, है ना, यही बात की थी यहाँ पर। तो एग्जाम्पल्स, अच्छा ये प्रीडेटर्स हो गए, इधर इधर हमने जितनी भी बात की है ये सब माइक्रोब्स की बात की है, ये माइक्रोब्स के एग्जाम्पल है सारे, ये दो प्रीडेटर्स हो गए थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से माइक्रोब हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, पहला कैटेगरी वन, कैटेगरी वन में डाल दो बैक्टीरिया, ठीक है। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं, टर्म्स में बनाओ नोट्स, ठीक है, ज्यादा, और मैं बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियाज को आप सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड करोगे, सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल इज राइजोबियम, हो गया बायो फर्टिलाइजर एक, राइजोबियम। तो राइजोबियम एग्जाम्पल याद रखना भाई, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, कि क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन पता है आपको क्या होता है, एक ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जैसे कि फ्लावर एंड लाइकन्स हो गया एग्जांपल, जैसे फ्लावर एंड हनी बीस, है ना,
तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जांपल है। तो ये राइजोबियम भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। पहला काम तो हमें पता चल गया ये करता क्या होगा प्लांट के लिए। प्लांट के लिए क्या करता होगा, नाम ही इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो प्लांट के लिए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा इन द इन द roots in the roots in the roots of leguminous plant, in the roots of leguminous plant। इन रिटर्न इसको रहने की जगह मिलेगी, खाने की जगह मिलेगी, ठीक है, रहने की जगह मिलेगी और खाने की जगह मिलेगी, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट अच्छा लेग्यूमिनस प्लांट होते क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट आर द पल्सेस, बेसिकली फलीदार फसलें, ठीक है। मटर हो गया, दाल हो गए, जितने भी आपके वो सब लेग्यूमिनस प्लांट हैं। उनके रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है और वो राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बाय द मीन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग। देखो हम लोग सुनते हैं कि 78% नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो 78% नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या वो यूजेबल फॉर्म में है? नहीं, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। अगर वो यूजेबल फॉर्म में होता तो प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से उसको यूज करते, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म सुना है आपने कि हम प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं? होता है ऐसा? नहीं होता है। प्लांट कहाँ से नाइट्रोजन ले रहे हैं? देखो, नाइट्रोजन की जरूरत है उन्हें, बहुत जरूरत है, रूट से ले रहे हैं, जमीन से ले रहे हैं। इसका मतलब जमीन में कोई ऐसा बैक्टीरिया है विच इज लाइंग इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है कि प्लांट उसको अब एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स, एंड लेग्यूमिनस प्लांट इन रिटर्न प्रोवाइडिंग व्हाट, क्या देता होगा राइजोबियम को? फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर, बस। तो मैंने बताया कहाँ क्या क्या रह गया तुम्हारा, मैंने बताया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या कर रहा है, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के बीच में एक क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहां पर राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसके लिए, लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, और लेग्यूमिनस प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ठीक है। यही है। आगे देखो, आगे देखो। तो आपसे जब नेक्स्ट भी कैटेगरी बैक्टीरिया की ही है, तो बैक्टीरिया जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, ए नाम से ही है दोनों। एक का नाम है एजोटोबैक्टर और दूसरे का नाम है एजोस्पाइरलम। एक का नाम है एजोटोबैक्टर और दूसरे का नाम है एजोस्पाइरलम। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम, these are azotobacter and azospirillum, ठीक है। these are free living bacteria, free living bacteria, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। और करता क्या है ये, इट एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल and converts it into salts of nitrogen,
ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन देखो किस रूप में पूछा जाएगा। आपसे पूछेंगे भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के नाम बताओ, ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताओ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तब क्या एग्जांपल लिखोगे, जल्दी बताओ। राइजोबियम। कोई क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछने वाला है यहाँ से हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। कोई आपसे यहाँ इनको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है कि कैसे करता है ये बताओ ना, सीधे एग्जाम्पल आने हैं यहाँ से, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्वेश्चन आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या, और डेफिनेशन के रूप में क्या क्वेश्चन आएगा, डिफाइंड बीओडी, सीधे क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब एग्जाम्पल हैं, शुरुआत से एंड तक अगर देखो इस चैप्टर में, चाहे हाउस होल्ड प्रोडक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल वो जो अल्कोहल बनाया था एग्जाम्पल है, मेडिसिन, ठीक है, एग्जाम्पल, बायोकेमिकल्स याद करवाए थे एग्जाम्पल, एंजाइम एग्जाम्पल, ठीक है, और क्या है, एक और चीज था, बायोकेमिकल एजेंट्स, एंजाइम, और एक और चीज थी, केमिकल्स, राइट, एसिटिक एसिड वगैरह, ठीक है। और फिर यहां पर आता है बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट, और फिर लास्ट बायो फर्टिलाइजर, बस यही चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जितना भी पूरा सेक्शन है, ये जितना भी, और लास्ट वो भी तो था बायोगैस, तो बायोगैस में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम पूछ लेगा, केवीआईसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, और बायोगैस, तो ये जितना भी टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो किस फॉर्म में पूछेंगे, एग्जाम्पल और कुछ नहीं, ठीक है। एक जगह से जहां पर थ्योरी पूछी जाएगी, जहां से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो सिर्फ एक ही टॉपिक है इस चैप्टर में, और वो क्या है, समझ आ गया इस चैप्टर को कैसे डील करना है, आसान हो गया, समझ गए कैसे पढ़ना है। तो मैं अभी भी जैसे बता रहा हूं आपको, वो आपको अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे कॉम्प्लिकेट करना है, बच्चे को फंसाना है, तो वो हर बार यही करता है, यही क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ एक ऐसा बायो फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बट सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और गलती से भी एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम मत लिख के आ जाना, समझ आया। अगर उसने बोल दिया कि बताओ एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है, तब क्या लिखोगे, तब एजोटोबैक्टर, राइट, तब तो एजोटोबैक्टर। अगर फ्री लिविंग पूछा है तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। अगर उसने बोला है भाई कौन है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो राइजोबियम। आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट कैटेगरी आती है फंजाई। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फंजाई की। तो फंजाई में एक जो मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, ठीक है, एक एक तो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगेन कौन सा ऐसा फंजाई है वो पूछेगा आपसे जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ठीक है, एंड यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाला, ठीक है, माइकोराइजा है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, बिटवीन 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 प्लांट्स एंड द फंजाई, ठीक है, बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। तो ये फंजाई इसमें क्या करता है, ये फंजाई इसमें क्या क्या करता है, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को, याद रखना, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है। ये भी स्पेसिफिक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर रहा है फॉस्फोरस को, ये यहाँ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को सॉइल से ले रहा है और ये कन्वर्ट कर रहा है सॉल्ट्स में, ये स्पेसिफिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, ठीक है। ये स्पेसिफिक बात याद रखना, माइकोराइजा इज एग्जाम्पल, ठीक है। और प्लांट्स क्या दे रहा है, फूड एंड शेल्टर। आगे
यहीं पर एक एग्जाम्पल है कि कौन सा स्पीशीज ऐसा है, कौन सा स्पीशीज, कौन सा फंजाई ऐसा है जो आप माइकोराइजा में यहां पर यूज करते हो। तो वो उसका एग्जाम्पल याद रखना, ग्लोमस। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? ग्लोमस। कौन सा फंजाई? ग्लोमस फंजाई। ठीक है। और यहीं से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन, कि इससे क्या हो जाएगा माइक्रो, जब हम यूज कर लेंगे, जब हम यूज कर लेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा टू रूट बॉर्न, प्लांट विल गेट रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, रूट बॉर्न पैथोजेंस। सेकंड, प्लांट विल बी मोर टॉलरेंट। अब उसे सेलिनिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आप देखते हो जैसे कि अगर कोई फार्मर है, ठीक है, अगर कोई फार्मर है तो उसको खारा पानी मिल रहा है तो वो खारा पानी ही डाल देगा, मेराइन वाटर ही डाल देगा। लेकिन इससे क्या प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर प्लांट टॉलरेंट नहीं है तो प्लांट की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, अगर वाटर ज्यादा सोलाइन सेलाइन है तो। हाँ या ना? यस। तो आप, और अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अब नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने माइक्रोराइजा यूज कर लिया है, ठीक है, दिस इज वाई। तो इट इंक्रीजेज ऑल्सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से आप फंजाई माइक्रोराइजा यूज करते हो। और माइक्रोराइजा में जीनस, कौन सा जीनस यूज करते हैं ये याद रखना, ठीक है। तो कौन? ग्लोमस जीनस, जीनस ग्लोमस, बस। लास्ट इज, लास्ट एग्जांपल, लास्ट हम पढ़ते हैं कुछ साइनोबैक्टीरियाज, ठीक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल है फ्यू साइनोबैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज। तो साइनोबैक्टीरियाज में क्या एग्जांपल लिखोगे आप? ये भी क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हैं। नॉस्टॉक सुना होगा आप लोगों ने 11th में। एनाबिना सुना है भाई कि भूल गए? ऑसिलेटोरिया, ये नया है ऑसिलेटोरिया, बाकी ये दोनों सुने हुए हैं। नॉस्टॉक भी सुना है आपने, 11th में है ये। नॉस्टॉक एनाबिना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक एनाबिना। और ब्लू ग्रीन एल्गी, लास्ट। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी एनरिच करता है सॉइल को, कर देता है सॉइल को, और इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बस यही एग्जांपल याद रखने हैं आपको। अच्छा, ये नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, ये याद रखना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बस यही 3 कर रहे हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है, सॉइल को एनरिच कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है? फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। समझ आया?
तो अब देखो क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि आपसे पूछेगा राइट द नेम ऑफ बायो फर्टिलाइजर दैट वी यूज, ठीक है, विद सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तब आप क्या बोलोगे? राइजोबियम। बोलता है फ्री लिविंग एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम, लेकिन उसने बोल दिया, मेंशन कर दिया उसने कि राइट द नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच write the name of cyanobacteria which is used as बायोफर्टिलाइजर। तब आप मेंशन करोगे नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, और ऑसिलेटोरिया। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कर दोगे तीनों? समझ आया? हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरह से हमने लास्ट टॉपिक जो था वो पूरा एक पेज में ही निपटा दिया है। ठीक है, ये एक पेज के नोट्स आपके तैयार हैं, मैं भेज रहा हूँ।